ओके, तो अब हमने देखा कि रीजनल बेस डाइवर्सिटी में हम जब कपड़ों में हमने डाइवर्सिटी देखा, उनके ड्रेसिंग सेंस में हमने डाइवर्सिटी देखा, तो सेम चीज़ हम देखते हैं उनके फूड हैबिट्स में। जहाँ पे इंडिया में, हमारी कंट्री में, जहाँ पे फूड वीट ज़्यादा ग्रो किया जाता है, ज़्यादा प्रोड्यूस होता है, वहाँ पे क्या होता है, लोग है ना वीट बेस्ड फूड जो है वो ज़्यादा यूज़ करते हैं। जैसे कि आप ले लीजिए रोटी, पराठा, पूरी, ये सब चीज़ें नॉर्थ इंडिया में ज़्यादा हम खाते हैं। लेकिन सेम थिंग आ जाता है हम साउथ इंडिया में, जहाँ पे राइस ज़्यादा प्रोड्यूस होता है, तो वहाँ के लोग क्या करते हैं, राइस बेस्ड फूड ज़्यादा खाते हैं। जैसे कि आप चावल तो है ही, उसी के साथ इडली, डोसा, ये सारी चीज़ें जो है वो राइस बेस्ड होती हैं। ठीक है, सो नाउ वी विल सी द इफेक्ट्स ऑफ डाइवर्सिटी। अब डाइवर्सिटी के हम देखते हैं कि इफेक्ट्स क्या पड़ते हैं। ठीक है, तो अगर मान लीजिए कि हमारे पास जो डाइवर्सिफिकेशन नहीं होता, अगर हमारे पास सब कुछ एक जैसा होता, रोज़ हम एक ही चीज़ खाते, रोज़ हम एक ही जैसे कपड़े पहनते, रोज़ हमारे एंटरटेनमेंट भी एक ही जैसा होता, तो क्या होता है कि वैरायटी, मतलब वैरायटी बिल्कुल होती ही नहीं। तो क्या होता है कि जैसे आप एक ही चीज़ रोज़ चलते जाए तो एक टाइम पे आकर के बोरिंगनेस हो जाती है, मतलब बोर फील हो जाता है। तो ये तो नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो इसीलिए क्या होता है कि जब हम देखते हैं हमारी कंट्री का ये खासियत होता है और हमेशा से चलता है कि हमने नई नई चीज़ों को अपनाया है, नए नए आइडियाज़ को अपनाया है। तो इसी तरीके से क्या हुआ, डाइवर्सिफिकेशन आया, जिससे क्या होता है कि हम सब चीज़ अडाप्ट भी कर लेते हैं। ओके, अब सेम चीज़ होता है जब हम ये इकोनॉमिकल सफिशिएंसी की बात करते हैं। तो कोई भी स्टेट इकोनॉमिकली पूरी तरह सफिशिएंट नहीं है, इंटरडिपेंडेंसी सब में लगा हुआ है। अगर एग्जांपल हम लेते हैं कि जो हमारे नॉर्थन स्टेट्स हैं, नॉर्थन प्लेस में क्या होता है, फ्लड ज़्यादा आता है, अर्थक्वेक भी आता है। लेकिन उसी तरीके से आ जाए कि अगर हम राजस्थान के साइड में आते हैं, वहाँ पे क्या सूखा ज़्यादा होता है, ड्रॉट ज़्यादा पड़ जाता है। तो इस तरीके से क्या हो, जब भी अगर नेचुरल कैलेमिटी होती है, अगर डाइवर्सिफिकेशन ना हो तो पूरे कंट्री में सेम चीज़ हो जाएगा, तो क्या हम सर्वाइव कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। इसीलिए डाइवर्सिफिकेशन यहाँ भी ज़रूरी होती है कि अगर हम म्यूचुअलिटी बना के रखते हैं तो क्या होगा कि जहाँ पे हमें प्रॉब्लम होगी, जहाँ पे एक जगह पे कैलेमिटी आएगी, तो दूसरे रीजन से हमें हेल्प मिलता है। ठीक है, अब सेम थिंग एक और पॉइंट हम इसमें एक्स्ट्रा ये भी देख सकते हैं टूरिज्म को लेकर के। हमारे कंट्री की खासियत है टूरिज्म, यहाँ पे हम सब कुछ देख सकते हैं। अगर देखा जाए तो डाइवर्सिफिकेशन है, इसलिए हम सब कुछ यहाँ पे अलग अलग चीज़ें देख रहे हैं। हम यहाँ पे मंदिर भी देखते हैं, मस्जिद भी देखते हैं, उसके बाद गुरुद्वाराज है, सब कुछ हमें देखने को मिलता है। तो ये टूरिज्म भी जो है हमारे डाइवर्सिफिकेशन का एक खासियत है। ओके, नेक्स्ट हम आते हैं यूनिटी इन डाइवर्सिटी पे। अब यूनिटी एंड डाइवर्सिटी में क्या है, जैसे हम हिंदी में अनेकता में एकता कहते हैं, मतलब सब कुछ अलग है, लोग अलग हैं, सब कुछ अलग है, फिर भी वो क्या होता है, एक होते हैं। हमारी कंट्री पे जब भी एग्जांपल हम लेते हैं, बॉर्डर पे जो सोल्जर्स हैं, अभी हमारे जो सोल्जर्स तैनात हैं, क्या वो सिर्फ हिंदू हैं या फिर क्या वो सिर्फ एक पर्टिकुलर स्टेट से बिलोंग करते हैं? ऐसा नहीं होता। सोल्जर्स भी है तो पूरे कंट्री से हैं, मतलब उनका भी रीजन अलग है, रिलीजन अलग है, लैंग्वेजेस अलग है, फिर भी क्या हो रहा है, काम उनका एक ही हो रहा है, वो हमारे बॉर्डर पे तैनात है। इसी तरीके से जब हम पहले के टाइम में चलते हैं, जब हमारा कंट्री जो है वो ब्रिटिश के अंडर था, गुलाम हुआ करता था, उनसे आज़ादी लेने के लिए पूरा कंट्री एक हो गया था। तब नहीं देखा गया था कि कौन हिंदू है, कौन मुस्लिम है, कौन बिहार का है, कौन झारखंड का है या कौन साउथ इंडिया का, कुछ नहीं देखा गया था। हर जगह आंदोलन होते थे, हर जगह मूवमेंट्स होते थे, लेकिन मोटिव एक होता था कि हमें आज़ादी चाहिए। ठीक है, तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि ये जो हमारा डाइवर्सिफिकेशन है, फिर भी हमारी यूनिटी है, इसे हम अपनी कंट्री का हेरिटेज कहते हैं, जिसे हम धरोहर कह सकते हैं। ठीक है, अब मान लीजिए हमारा पैट्रियोटिक सॉन्ग है, हमारा नेशनल एंथम है। क्या नेशनल एंथम एक ही स्टेट में हम गाते हैं? नहीं गाते, पूरे कंट्री में गाया जाता है, और जहाँ भी गाया जाता है उसके रेस्पेक्ट में क्या होता है, खड़े हो जाते हैं। और ये नहीं कि सिर्फ एक इंसान खड़ा होता है या फिर एक ही रीजन के लोग खड़े होते हैं, पूरा कंट्री खड़ा हो जाता है, क्योंकि हमने पूरे कंट्री ने मिलकर के, सब ने, भले अनेकता है सब में, फिर भी सब ने एक होकर के हमारी कंट्री को आज़ाद करने में अपना कंट्रीब्यूशन दिया था। ठीक है, यहाँ पे हम कुछ फैक्ट्स देखते हैं। फर्स्ट वन, आवर प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू coined the phrase unity in diversity to describe India। हमारी कंट्री को डिस्क्राइब करने के लिए जो हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने बस एक छोटा सा फ्रेज दिया था, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, मतलब अनेकता में एकता। हमारी कंट्री को डिस्क्राइब किया गया था, जिसका मतलब ये है कि हमारी कंट्री में बहुत ज़्यादा विविधता है,
लेकिन जब बात अपनी कंट्री की आ जाती है तो सब एक हो जाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट, आवर नेशनल सॉन्ग वंदे मातरम वॉज रिटन बाय बंकिम चंद्र चटर्जी। हमारा नेशनल सॉन्ग जो कि देश के कोने कोने में है, वंदे मातरम, ये लिखा गया था बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा। लेकिन अब ये नहीं है कि जिन्होंने लिखा सिर्फ वही गा सकते हैं या फिर उन्हीं के एरिया के लोग गाते हैं, पूरा देश ये सॉन्ग गाता है। उसी के साथ एक उर्दू पोएट थे मोहम्मद इकबाल, जिन्होंने एक सॉन्ग लिखा था सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। पूरी कंट्री गाती है, हिंदू हो मुस्लिम हो सब गाते हैं, क्योंकि हमारा कंट्री एक है। डाइवर्सिफिकेशन है हमारे कंट्री में, लेकिन कंट्री हमारा एक है। अब हम एक केस स्टडी देखते हैं, डाइवर्सिटी इन लद्दाख एंड केरला। अब लद्दाख और केरला में हम डाइवर्सिटी देखते हैं कि वहाँ के रीजन्स कैसे हैं, वहाँ के जो लोग हैं उनका रहन सहन कैसा होता है। अब देखिए, जैसे कि लद्दाख और केरला का हम लोकेशन देखते हैं, तो लद्दाख इंडिया के नॉर्थन साइड में, सेम थिंग है कि केरला जो है वो इंडिया के साउथ वेस्ट में है, तो दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में है। ठीक है। फिर भी अब उनके लाइफस्टाइल, कल्चर, कस्टम्स जो कुछ भी है सब हम देखेंगे यहाँ पे। सो लद्दाख जो है वो जम्मू कश्मीर के ईस्टर्न पार्ट में लोकेटेड है, जो कि दो माउंटेन रेंजेस, काराकोरम नॉर्थ से एंड ग्रेट हिमालय साउथ से, इन दोनों के बीच में है। ठीक है। अब ये एक माउंटेन डेजर्ट है। अब डेजर्ट होने की वजह से क्या, यहाँ पे वेजिटेशन बहुत कम होता है। अब ये एरिया जो है क्योंकि ज़्यादा रेन रिसीव नहीं करता, इस एरिया में ज़्यादा बारिश नहीं होती, फिर पूरा ज़्यादातर एरिया जो है वो स्नो से भरा रहता है। ज़्यादातर एरिया यहाँ का बर्फीला होता है। जो भी थोड़ा बहुत पानी का यहाँ पे सोर्स है वो तब होता है जब गर्मी के मौसम में आकर के जो ग्लेशियर्स होते हैं, स्नो होते हैं, पिघलते हैं, तो यहाँ पे पानी का थोड़ा बहुत सोर्स बनता है। ठीक है। उसी के बाद अब ऐसा भी नहीं है कि ये डेजर्ट है, कोल्ड डेजर्ट एरिया है, लेकिन ये एरिया अबैंडन किया गया, ऐसा भी नहीं है। यहाँ पे भी लोग रहते हैं, उनके अब रहने का तरीका लेकिन अलग होता है। और अर्लियर टाइम्स में इस एरिया को जो है, लद्दाख का जो एरिया है, इसको पंजाब और सेंट्रल एशिया के बीच में ट्रेड का सबसे बेस्ट रूट माना जाता था। मतलब ट्रेड करने के लिए, व्यापार करने के लिए सबसे बेस्ट मार्ग इसको माना जाता था। ठीक है। यहाँ पे सदियों तक जो है टेक्सटाइल्स, स्पाइसेस, रॉ सिल्क, कारपेट्स, इन सब चीज़ों का व्यापार होता था। इन सब चीज़ों का ट्रेड इसी रास्ते से हुआ करता था। और इसके बाद आता है कि यहाँ के लोग जो है जानवरों को यूज़ करते थे, क्योंकि उस टाइम में क्या होता था कि ज़्यादा जो व्हीकल्स है वो ज़्यादा नहीं होते थे, तो ट्रेडर्स जो है वो जानवरों का इस्तेमाल करते थे। जानवरों के ऊपर अपने जो प्रोडक्ट्स होते थे, अपने जो गुड्स होते थे, उनको लाद करके ले जाया करते थे। यहाँ पे एक पॉइंट होता था मिडवे स्टॉप, जो कि अगर लंबी दूरी है, अगर रास्ता लंबा है तो वहाँ पे एक स्टॉपेज होता था जिसको हम लेह कहते हैं। लेह नाम का जगह अब भी है। ठीक है। तो वहाँ पे क्या है कि ट्रेडर्स अपना एक मिडवे स्टॉप बना के रखे हुए थे। अगर ज़्यादा थक गए तो वो कुछ देर वहाँ पे आराम करते थे, उसके बाद फिर वो फिर से अपना सामान लेकर के जाते और आते थे। ठीक है। अब इसके हम आते हैं इनके फिजिकल अपीयरेंस पर, लाइफस्टाइल पे। इनका जो फिजिकल अपीयरेंस होता है और जो लाइफस्टाइल होता है, ड्रेसिंग स्टाइल होता है, ज़्यादातर मिलता जुलता है तिब्बत के लोगों से। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो लेह के पीपल है, लेह में रहने वाले जो लोग हैं लद्दाख में, और सेंट्रल एशिया, तिब्बत, वहाँ के लोग अपने कल्चर ज़्यादा एक्सचेंज करते हैं। ठीक है। उसके बाद आता है हमारे रिलीजन का, तो बुद्धिज़्म जो है वो तिब्बत में यहीं से गया था। अगर हम लेते हैं कि जो ट्रेडर्स होते थे, जो बुद्ध होते थे, बौद्ध धर्म के जो ट्रेडर्स होते थे, वो जब सेंट्रल एशिया में जाते थे तो उन्होंने वहाँ पे अपने जाकर के अपने धर्म का प्रचार किया था, लेकिन रास्ता उनका यही था। ठीक है। इसी के साथ अब हम आते हैं उनके ऑक्यूपेशंस पे। तो यहाँ पे मेन चीज़ है कि वो कुछ कैटल्स रियर करते थे, जिनमें शीप जो है वो सबसे ज़्यादा होते थे, क्योंकि शीप से हमें वुल मिलता है, और ये एक यूनिक किस्म का वुल होता था जिन्हें हम पश्मीना कहते हैं। पश्मीना वर्ल्ड फेमस वुल है, अपनी जो उनका वार्मथ होता है, उस वुल में जो वार्मथ होता है, उसका सॉफ्टनेस है, इन दोनों चीज़ों के लिए वो वर्ल्ड फेमस होता है। तो इस वुल से जितने भी शॉल्स या कारपेट्स बनते हैं, सब के सब वर्ल्ड फेमस होते हैं और अपने यूनिक होते हैं। ठीक है। अब इसी के साथ आते हैं हम वहाँ के लोगों का जो फूड हैबिट है वो कैसा होता है। क्योंकि माउंटेनस रीजन है तो वहाँ पर वेजिटेशन बहुत कम होता है, इसीलिए लोग जो है ज़्यादातर नॉनवेज लेते हैं खाने में। नॉनवेज और मिल्क, ये दो चीज़ें मेनली उनका फूड होता है।
और इसी के साथ जो लोग हैं कुछ कैटल्स रियर करते हैं, जैसे कि गोट हुए और याक काउस, जिसे हम जोज कहते हैं। ओके, नेक्स्ट हम आते हैं केरला पे। केरला जो है वो बताया था कि वो स्टेट जो इंडिया के साउथ वेस्ट में लोकेटेड है, और ये स्टेट ईस्ट से वेस्टर्न घाट्स में और वेस्ट से अरेबियन सी से घिरा हुआ है। ओके, यहाँ का जो स्पेशलिटी, यहाँ पे सबसे ज़्यादा कुछ स्पाइसेस हैं जो सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस होते हैं, जैसे हम पेपर ले लेते हैं, क्लोव्स जिसे लौंग कहते हैं, एंड कार्डामोम्स। ये सारी ये जो स्पाइसेस हैं ये हिली एरियाज में ज़्यादातर होते हैं, और क्योंकि वेस्टर्न घाट्स जो है वो हिली एरियाज है जो केरला को सराउंड करता है, तो यहाँ पे ये स्पाइसेस ज़्यादा प्रोड्यूस किए जाते हैं। अब एंशियंट टाइम्स में क्या होता था कि स्पाइस की वजह से ही जो ट्रेडर्स थे एंशियंट टाइम के, वो केरला की तरफ अट्रैक्टेड हुए थे। अब हम ले लेते हैं जैसे ग्रीस, रोम, चाइना, अरेबिया, ये कंट्रीज जो है यहाँ पर आकर के केरला के साथ अपना ट्रेड जो है उसे अच्छे से बनाए रखे हुए थे। इसके बाद कुछ जीविश और अरब ट्रेडर्स भी आए जिन्होंने केरला में अपना ट्रेड शुरू किया था। इसके साथ हम देखते हैं कि कहा जाता है सेंट थॉमस, जिन्हें हम जीसस क्राइस्ट का प्रचारक हम कह सकते हैं, उनके धर्म प्रचारक कह सकते हैं, वो भी 2000 साल पहले आए थे। वो भी सबसे पहले केरला में ही आए थे और वहीं से उन्होंने क्रिश्चियनिटी का प्रचार करना शुरू किया था। ओके, तो अब हम देखते हैं इसी के साथ क्या हुआ था। एक पोर्चुगीज एक्सप्लोरर थे वास्को डी गामा, जो यूरोप से इंडिया आए थे। उन्होंने भी यहाँ पर आकर के सी रूट जो है केरला के थ्रू डिस्कवर किया। उसके बाद लगभग 700 साल पहले इब्न बतूता, वो भी एक एक्सप्लोरर थे, ट्रैवलर थे, वो केरला में सबसे पहले आए। इंडिया के जो फर्स्ट स्टेट जहाँ पे वो आए थे वो केरला था। उन्होंने यहाँ पर आकर के अपना एक बुक भी लिखा जिसमें उन्होंने बताया था मुस्लिम और साथ ही साथ केरला के जो डिफरेंट पार्ट्स हैं उनके बारे में। तो इससे हम देख सकते हैं कि केरला जो है, कल्चर का जो केरला, वो हमारे बहुत से हिस्टोरिकल चीज़ें भी हमें बता सकता है। सेम थिंग क्या होता है, अब हम देखते हैं कि केरला में आज के टाइम में बहुत से धर्म फॉलो किए जाते हैं, जिनमें जुडाइज्म आता है, इस्लाम, क्रिश्चियनिटी, हिंदुइज्म, बुद्धिज्म। तो क्या हो रहा है, एक ही स्टेट में हम अलग अलग रिलीजन्स भी देख रहे हैं। ठीक है, इसी के साथ क्या होता है, जब केरला के फूड हैबिट की बात आती है तो केरला के लोग जो है वो मेनली राइस ईटर्स हैं, मतलब चावल वो लोग ज़्यादा खाते हैं। चावल से बनी चीज़ें जितने भी होते हैं वो ज़्यादा यूज़ करते हैं। इसी के साथ फिश और कोकोनट, ये दोनों चीज़ें भी, ये दोनों जो फूड भी है उनके फूड हैबिट्स में ज़्यादा इंक्लूड होते हैं। अब यहाँ पे हम देखते हैं लिटरेसी लेवल भी, जो हमारी कंट्री का जो लिटरेसी लेवल है वो केरला में ही सबसे ज़्यादा है। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास। अब आपको करना क्या है, इस क्लास के बाद आप डाइवर्सिटी के बारे में हम पढ़ चुके हैं, हम समझ चुके हैं कि डाइवर्सिटी क्या हो रहा है। एक जगह पे एक ही चीज़ से, एक ही मोटिव लेकर के हम अलग अलग चीज़ें कर रहे हैं, लेकिन सब कुछ एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंडेंस है। अब आप इस लेसन के बाद कम से कम घर पर बैठ के इतना भी देख सकते हैं, कुछ चीज़ें फाइंड आउट करिए जिसमें आप डाइवर्सिफिकेशन देख रहे हैं। लेट इट बी योर फैमिली, योर नेबरहुड, योर कंट्री, योर स्टेट, कुछ भी, इवन इन द वर्ल्ड। And please go through the chapter. In the next class, we will study about our second lesson of history, that is the earliest societies. So stay home, stay safe, and keep learning. Thank you.